हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की। 1 साल तक लगातार हमने आप सभी को निःशुल्क रूप से पढ़ाया और आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप सबके बीच में और शिक्षक के साथ छात्रों का संपर्क ना होने के कारण हम आपको उस मार्ग पर नहीं ले जा पा रहे हैं जो सफलता तक पहुंचता है। इसलिए कुछ परिवर्तन हम अवश्य करने आवश्यक हैं। इसीलिए कल से कुछ विशेष परिवर्तन किए जाएंगे। चलिए, आज की क्लास में हम मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, उस पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। मूल विषय मुगल काल के प्रशासन की बात है। मुगल काल में कौन सा प्रशासन चलता था? जब भी आप किसी साम्राज्य का या किसी काल का प्रशासन पढ़ने जाएं तो आज के प्रशासन के साथ उसकी तुलना करके पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करें। मुगल कालीन प्रशासन पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आज का प्रशासन कैसे काम करता है। आज के प्रशासन को हम दो व्यवस्थाओं में बांट सकते हैं कि भैया, एक तो हमारी संघात्मक व्यवस्था चलती है और दूसरा जो केंद्रीय प्रशासन या आज का जो प्रशासन है वो लोकतंत्रात्मक है। ये हमें याद होना चाहिए। संघात्मक प्रशासन के तहत हमने क्या किया हुआ है कि संपूर्ण देश है और उस देश में छोटे छोटे राज्य हमने बना रखे हैं और उन राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं। जैसे एमपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा में अभी नई सरकार बनी है, जैसे उत्तराखंड की सरकार, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार। ऐसे राज्य हैं, मतलब दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक देश की एक अलग सरकार होती है जो शासन चलाती है और राज्यों की अलग सरकारें होती हैं जो शासन चलाती हैं। तो ये दोनों काम जो है आज संघात्मक में हो रहा है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है और उसके साथ कुछ मंत्री होते हैं जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं और ये सब जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगर इसी व्यवस्था को मैं मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था पर बात करूं तो वहां संघात्मक व्यवस्था तो थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी थी। तो संघात्मक का स्वरूप कैसा था कि एक साम्राज्य होता था जो प्रांतों की जगह अपने आप में राज्यों की जगह अपने आप को प्रांतों में बांट कर रखा था। प्रांत का जो प्रमुख होता था, प्रांत में एक सरकार होती थी, लेकिन वो सरकार केंद्र की सरकार अर्थात साम्राज्य की सरकार के द्वारा नियुक्त या उसके द्वारा चलाई जाती थी। साम्राज्य में सम्राट होता था और इस सम्राट की मदद के लिए अनेक मंत्री के पद होते थे या मंत्री होते थे, अलग अलग पद बना दिए जाते थे जिन्हें हम उस जमाने के मंत्री कहेंगे। एक बेसिक सी स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई कि जैसे आज प्रधानमंत्री है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उस जमाने में सम्राट होता था जो वंशानुगत रूप से बनता था, इसीलिए उसे राजतंत्र कहते हैं। उसकी मदद के लिए, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मदद के लिए दो प्रकार का महकमा है। एक उनके साथी मंत्री जैसे राजनाथ सिंह हो गए, जैसे अमित शाह हो गए, जैसे निर्मला सीतारमण हुए, और साथ में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का महकमा। ऐसे उस जमाने में राजा की मदद या सम्राट की मदद के लिए कुछ मंत्री पद बनाए जाते थे और कुछ अलग अलग वेराइटीज के और मंत्री या लोग बनाए जाते थे जिन्हें हम प्रशासनिक अधिकारी मान सकते हैं। इस तरीके से उस जमाने में शासन चलता था। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुगल कालीन प्रशासन, मुगलों ने अपनी शासन व्यवस्था को भारतीय और फारसी, क्योंकि फारस के थे ये, तो फारसी दोनों सैन्य परंपराओं का मिश्रण किया। यहां दो सिद्धांत जो हैं वो फॉलो किए जाते थे। एक सम्राट की निरंकुशता या निरंकुश शक्ति। इसका क्या मतलब है कि सारी शक्तियां जो है वो सम्राट के पास रहेगी। सम्राट ने जो कह दिया वही कानून है, अगर वो गलत करे तो भी सही है। अगर वो बॉस इज ऑलवेज राइट वाला जो कॉन्सेप्ट था, सारी ताकत उसके पास होगी और सब कुछ वही करेगा।
और सैन्य शक्ति पर आधारित था। अर्थात जो दूसरा राजा है उसके पास अगर बड़ी सेना है तो इसे हराकर वो खुद राजा बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट पर या इन दो सिद्धांतों पर यह व्यवस्था चलती थी। सम्राट के द्वारा अपनी सहायता के लिए अनेक अधिकारियों की सीधा नियुक्त किया जाता था, जिसे मंत्री परिषद भी कह सकते हैं या मंत्री परिषद के अलावा भी कह सकते हैं, लेकिन वहां मंत्री परिषद शब्द था नहीं। मंत्री परिषद के स्थान पर विजारत शब्द यूज किया जाता था। अब याद रखेंगे विजारत क्या है, ये 2 नंबर में आने जैसे प्रश्न में हो सकता है शामिल। और वैसे भी प्री में फैक्ट आ सकता है कि मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे, तो मंत्री परिषद को हम विजारत कहते थे। क्या कहते थे? विजारत। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना। वित्त विभाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था, जिसका कार्यभार जो है वो वजीर नाम का एक पद है। ये वजीर जो है वो सबसे बड़ा मंत्री, मान लीजिए कि वर्तमान में जैसे निर्मला सीतारमण है वो वित्त मंत्री कहलाते हैं, तो उस समय वजीर कहलाता था वित्त मंत्री। और जो भी व्यक्ति वजीर बनाया जाता था वो व्यक्ति वित्त विभाग का अधिकारी या प्रमुख हो जाता था और वो पूरी दुनिया भर की सारी वित्तीय व्यवस्था को संभालता था। हमने आपको एक अलग ही वीडियो में ये रटवा रखा है कि बाबर के समय कौन वजीर था, अकबर के समय बैरम खां वजीर था, फिर शाहजहां के जमाने में आते आते इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, तो उसे दीवान में फिर उस पद को फिर दीवान में शामिल करते हुए दीवान को वित्तीय शक्तियां दे दी गई। पहले तो इस पद को 2-3 भागों में बांटकर अलग अलग लोगों को शक्तियां दी गई और वित्तीय शक्ति जो है वो दीवान को दे दी गई। इतनी कहानी आपको यहां तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मीर बख्शी भी एक बड़ा अधिकारी होता था, जो द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन दिया जाता था। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना, सेना को वेतन, क्योंकि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है मीर बख्शी। कौन है? मीर बख्शी। इसलिए मीर बख्शी, देखो वित्तीय शक्तियां भले ही वजीर के पास है, लेकिन वजीर के होते भी सेना को अगर वेतन देना है तो एक पत्र पर ये मीर बख्शी साइन करेगा। तो मीर बख्शी जो है वो कौन था? मीर बख्शी सैन्य प्रमुख हुआ करता था, याद रख लेना। लगानहीन भूमि, जिसपे लगान नहीं लगता था, उसे मदद ए माश कहते थे, का निरीक्षण सद्र नाम का अधिकारी करता था। और सद्र जब न्यायालय में काम करता था तो उसे सद्र भी, मतलब सद्र 2 प्रकार के काम करता था, एक न्यायालय के काम भी करता था और एक निरीक्षण का काम भी करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा होता था। यह भी एक महत्वपूर्ण पद होता था जो पूछा जा चुका है एमपीपीएससी द्वारा। तो जो महत्वपूर्ण बातें पूछी जा चुकी है वो मैं आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अधिकारी देख रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा रहा है कि यहां से एक न एक अधिकारी पर कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मुगल कालीन प्रशासन में और कुछ बातें देख लो। अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों, प्रांतों में विभाजित किया था। सूबों के प्रमुख को सूबेदार कहते थे। सूबेदार के पद का स्थानांतरण होता था, मतलब सूबेदार एक, जैसे उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख सूबेदार है उसको मध्य प्रदेश का सूबेदार सम्राट अपनी इच्छा से ट्रांसफर उसका कर देता था। दीवान का कार्यभार राजस्व का एकत्रण करना था, ये महत्वपूर्ण पद है, याद रख लेना। सूबों को पुनः सरकारों एवं परगना में विभाजित किया जाता था, ये आगे मैं समझाऊंगा। अकबर ने मुगल साम्राज्य की व्यवस्था में एक और विशिष्ट व्यवस्था, जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं, जो एकता व्यवस्था का ही एक विकसित रूप थी, उसको शामिल किया था। आगे हम समझेंगे मनसबदारी क्या होता है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे कुछ बेसिक बातें समझ लो। अब पहले समझ लेते प्रांतीय प्रशासन कैसा था और फिर समझेंगे यहाँ के अधिकारियों के नाम। रटने हैं वो तो सीधे रटने हैं। तो जैसे मैंने अपने अभी भारत के बारे में बताया, भारत के बारे में हमने क्या बताया कि जैसे भारत एक देश है और भारत देश जो है उसको प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल चला रहा है। फिर उसके बाद उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य होते हैं, यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य होते हैं और उनका एक मुख्यमंत्री होता है, तो वो उसे चलाता है। वैसे ही फिर हमारे राज्य को संभाग में बांटा जाता है, जिसका प्रमुख जो है वो कमिश्नर हो जाता है। फिर संभाग को जिलों में बांटा जाता है, जिसका प्रमुख कलेक्टर हो जाता है। फिर कलेक्टर को तहसीलों में या जिले को तहसील में बांटा जाता है, जिसका प्रमुख तहसीलदार हो जाता है।
और तहसीलदार को के अंदर में गांव होते हैं, या टप्पा चाहो तो मान सकते हैं। ये इकाई होने के जैसा ही उस जमाने में इकाई थी। कैसी थी अब ये समझ लो। वहां साम्राज्य होता था, साम्राज्य का प्रमुख सम्राट हो जाता था। सूबा होता था, इसको हम राज्य कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं, प्रांत या सूबा। सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था, लेकिन सूबेदार प्रांतों में शांति व्यवस्था करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। यहाँ एक अधिकारी और होता था जिसका नाम दीवान होता था, प्रांतीय दीवान था ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। तो एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला सूबेदार और टैक्स कलेक्शन करने वाला दीवान। अब सरकार होती थी जो जिले के रूप में थी। सरकार का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? फौज। तो सरकार के पास क्या होती है? फौज। तो फौज का प्रधान या फौजदार जो है वो सरकार या जिले का प्रमुख होता था। फिर सरकार को बांटा जाता था छोटे टुकड़े परगना में। परगना को महाल भी कहते थे। ये महाल जो है वो बहुत काम का वर्ड है, बाद में ये काम में आएगा पढ़ने में। शिकदार इसका प्रमुख होता था, जो परगने का प्रमुख हो गया। इसको कहीं पर दस्तूदर में बांटा जाता था, जिसका प्रमुख भी दस्तूदर ही होता था। तो दस्तूदर ही इसका प्रमुख होता था। और आखिरी में गांव आते थे, जिसे मुगल काल में गांव नहीं कहा जाता था। मुगल काल में गांवों को मावदा या दीह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मावदा या दीह। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जो नांगल कहलाती थी। और ये एमपीपीएससी पूछ चुका है प्रश्न, ये नांगल पे प्रश्न पूछा हुआ है एमपीपीएससी ने। तो बहुत छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे एक तहसील, तहसील में टप्पा, टप्पे में गांव, तो वैसा ही मावदा, दीह और ये जो नांगल है ये उससे और छोटी इकाई हो गई। जैसे एक छोटी सी बस्ती होती है वैसा नांगल हो गया। तो ये सेटअप जो है वो अब जब हम तुलना करके पढ़ते हैं आज की तारीख के प्रशासन से, आज की उस जमाने के प्रशासन की तुलना करो तो याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं भैया। तो और आगे बढ़ेंगे तो अब अधिकारी देखने हैं। एक छोटी सी बात और याद कर लो, वो भी क्वेश्चन के रूप में आ चुकी है। शाहजहां ने शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी। याद रखना, चकला भी एक इकाई होती थी जो शाहजहां के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए इसे बहुत फोकस करके नहीं पढ़ा जाता। इतनी सी बात याद रखनी है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारियों के नाम और उनके काम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम सीधा प्रश्न यहां से पूछ लेता है। मीर आतिश। मीर आतिश कौन है भाई? जो आतिशबाजी करेगा। और आतिशबाजी तो तोप के बिना हो ही नहीं सकती ना। तो आतिशबाजी करने के लिए तोप चाहिए, तो तोप खाने का प्रधान जो है वो मीर आतिश होता था। अब इसे कनेक्ट मैंने करवा दिया। कनेक्ट कैसे किया हमने? मीर आतिश और आतिश को हमने बाजी लगाकर आतिशबाजी कर दिया। तो आतिशबाजी कैसे होगी? तोप से होगी। तो तोप से आतिशबाजी हो गई। याद हो गया होगा। साहिब तोजी। ये जो साहिब तोजी है, जो साहब हैं, वो क्या करते हैं? केवल पेन चलाते हैं, बाकी सैनिक लड़ने का काम करते हैं। तो साहब जो है वो पेन चला करके लिखेंगे कि सैनिक लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। तो साहब जो है वो लिखेंगे। तो सैनिक लेखा अधिकारी है, ये सैनिकों के लेखन का काम करेगा। याद रख लेना। दीवान तन, क्या नाम है? दीवान तन। ये तन में वे लगा दो तो वेतन बन जाएगा। तो तन जो है वेतन देने का काम करेगा। ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करेगा। याद रख लेना। दरोगा ए डाक चौकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पूछी जा चुकी है। एमपीपीएससी ने नहीं पूछा, लेकिन ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है। बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होगा कौन? भाई डाक कौन लेके जाता है? डाकिया। तो दरोगा ये डाक चौकी, तो बादशाह के पास कौन सा लेटर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये तय करेगा। अब यहां से 3-4 एक जैसे नाम आएंगे। मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज। अब देखो अर्ज कहां करेंगे हम? जल में करेंगे, है ना। जब हमसे कोई कुछ अर्ज करता है तो दूसरों को जलन होने लग जाती है, या कोई लड़की किसी अच्छे लड़के से बात करने लग जाती है, कोई अच्छी प्यारी सी लड़की आपसे बात करने लग जाती है तो दूसरों को जलन हो जाती है ना। तो अर्ज जो है, जब किसी ने आपसे अर्ज किया तो दूसरे जल गए, तो जल सेना का प्रधान होता था मीर अर्ज। याद हो जाएगा। मीर बहर, नाम क्या है? मीर बहर। बहर जो है वो धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था, है ना। धर्म जो है उसे आप अपने दिमाग के बाहर रखो, तब तक ही आप आगे बढ़ते हो। जब अंदर घुसेड़ लेते हो तो बाहर बढ़ना बंद हो जाते हो। मीर तोजक, मीर तोजक पे फोकस करना। ये वन विभाग का अधिकारी है। देखो मीर तोजक, है ना।
अगर आदमी को जक नहीं पड़ता, मतलब बहुत टेंशन में होता है, तो उसे वन में चले जाना चाहिए। तो वीर तोजक जो है वन अधिकारी है। मीर बर शाही कारखानों का अधीक्षण करने वाला अधिकारी कौन है? मीर बर। याद रख लेना, ये बर कर देगा, सबको बर बर कर देगा, मतलब बर्बर जो आदमी है उसे कारखानों का प्रमुख बनाया जाएगा, ताकि वो मजदूरों को मार मार कर काम करा ले। नाजिर ए बयूतात, नाजिर ए बयूतात यह समाचार लेखक होता था। अब यहाँ कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि बाप रे, ये तो आदि जमाने में हमने कभी नाम ही नहीं सुने थे। भाई सुन लो, अभी समय है अपनी ज्ञान को बढ़ाने का, बढ़ा लो। जब प्रीलिम्स आ जाएगी तब तो हम सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ते हैं ना, तब थोड़ी हम खूब दुनिया भर का अंदर घुस घुस के पढ़ते हैं। आप लोग गलती यही करते हो, आप लोगों को अभी डीप में पढ़ना चाहिए और तब केवल सिलेक्टेड चीज पढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, अभी जो मन में आता है वो पढ़ते हैं और तब हम फिर डीप में घुसने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में याद व्याद कुछ रहता नहीं है। ये गड़बड़ है, ऐसा ना हो, ऐसी गलत है, ये तरीका गलत है। वाक्यानवीस, खुफिया नवीस और स्वाधीन निगार, ये तीन एक जैसे नाम हैं और तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप से। ये समाचार लेखक है कौन? वाक्यानवीस। देखो नाम क्या है, वाक्य लिखने वाला, वाक्यानवीस लेखक हो गया। तो वाक्यानवीस जो है वो वाक्यानवीस समाचार लिखेगा। खुफिया नवीस ये भी समाचार लिखेगा, लेकिन ये गुप्त समाचार लिखेगा। तो गुप्त पत्र या गुप्त समाचार लिखने का, भेजने का काम कौन करेगा? खुफिया नवीस। और स्वाधीन निगार जो है वो आम बोलचाल, जो जनता लिखती है पत्र, उनका जवाब देने या उनके बारे में कामकाज करेगा, पत्रों के बारे में। तीन बातें हो गई, याद हो गया होगा। अब अगले पे चलते हैं, हरकारा। हरकारा बहुत इंपॉर्टेंट जासूस है, ये नाम क्या है? जासूस। तो जासूस जो है ना वो हर जगह होते हैं, हर जगह ये दूसरों की कार्य करते रहते हैं। तो जासूस जो है उसे हरकारा कहते थे। जासूस जो है उसे मुगल काल में हरकारा कहते थे, याद रख लेना, जासूस या संदेशवाहक। वित्तिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वित्तिकी ये सभी घटनाओं और खबरों को लिखा करता था। अकबर का शासन जब चल रहा था तो अकबर के मन में एक बात आई कि यार जब ये जमाना बीत जाएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब क्या क्या हुआ। तो उसने इतिहास लिखवाना शुरू किया और वो सारी घटनाओं और खबरों को पेपर में लिखवाया करता था। और लिखने के लिए अपने शासन के 19वें वर्ष उसने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम रखा वित्तिकी। क्या नाम रखा? वित्तिकी। अब ये दो एक जैसे हैं फिर से, मुशरीफ और मुस्तोफी। देखो, जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा, अब हमारे यहाँ सीएजी जो है, एक होता है ऑडिटर और एक ऑडिटर कंट्रोलर जनरल होता है ना। तो हमारे यहाँ सीएजी जो है वो दो काम करता है, मतलब राज्यों में तो दो अलग अलग अधिकारी बनाए जाते हैं ना। तो राज्य के लेखा रखने का काम करेगा मुशरीफ और उसकी जांच करने का काम करेगा मुस्तोफी। तो मुशरीफ द्वारा तैयार किए गए आय व्यय लेखा के लेखा जोखा की जांच कौन करेगा? मुस्तोफी। दोनों को साथ में याद करोगे तो हो जाएंगे आसानी से यार। तो ये समझ लेना कि ये सीएजी के दो हिस्से हैं। सीएजी ने लेखा तैयार कर लिया तो मुशरीफ बन गया, और सीएजी ने जांच कर ली तो वो कौन बन गया? मुस्तोफी। याद रख लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। और आगे बढ़ते हैं, दो तीन नाम और बता देता हूं। मुसद्दी, मुसद्दी लाल सुना होगा ना नाम आपने, वही मुसद्दी लाल। ये बंदरगाहों, देखो मुसद्दी लाल बंदर था, तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करने वाले व्यक्ति को कहते हैं मुसद्दी लाल। क्या कहते हैं? मुसद्दी लाल। मुहत्सिब, मुहत्सिब क्या करेगा? ये प्रजा में नैतिक आचरण को की देखरेख करेगा। कोई नैतिक वैतिक आचरण नहीं देखता था। औरंगजेब ने इस पद को बनाया था कि तुम हिंदुओं का जगह चेक करके आओ कि वहां हिंदू मंदिर है और बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, रात में जाकर तोड़ देना, दिन में जाकर के सेना भेजकर तोड़वा दो। हिंदुओं को मुसलमान से कन्वर्ट करने के लिए, सबको मुसीबत में डालने के लिए मुहत्सिब बनाया था। मुसीबत में डालने के लिए क्या हो गया? मुसीबत में डालने के लिए मुहत्सिब नाम का अधिकारी बनाया। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के लिए मुहत्सिब की नियुक्ति की थी। ये याद रख लेना, महत्वपूर्ण बात है। आमिल, आमिल कौन है भाई? आमिल जो है उसकी नियुक्ति अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में की थी। और उसका यह मानना था कि ऐसे परगना, उत्तर भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले जो परगना हैं, उनकी मालगुजारी वसूल करने के लिए एक स्पेशल अधिकारी बनाया गया, जिसे आम जनता ने 1 करोड़ वसूलने वाला करोड़ी बोला। तो आमिल को करोड़ी उपनाम से भी जाना गया है। तो करोड़ी भी बोले तो वही है। करोड़ी या आमिल कौन होता था? जो बड़े बड़े परगना है उनका टैक्स वसूल करने का काम करता था।
हमने भैया मुगल काल का प्रशासन समझ लिया। अब अगर मैं आपको आज कहूं कि भारत में सेना का प्रमुख कौन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये नाम हमने रख रखा है। भाई भारत का न्याय करने वाला कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। भारत में लेखों की जांच करने वाला सीएजी होता है। तो ऐसे ये अकबर के अधिकारी थे जो अकबर के प्रशासन को चला करके काम करते थे। तो जैसे आज में प्रशासन में कुछ नाम है, वैसे हमने नाम याद कर लिए, रट लेना आप। अब भूमि कर पे आते हैं, क्योंकि जमीन के जो टैक्स मिलता था उसी से तो प्रशासन चलता था। बहुत काम की बात चालू हो रही है। मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, खालसा भूमि कौन सी, जिस पर राजा का सीधे नियंत्रण, प्रत्यक्ष रूप से जिस पर नियंत्रण है, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि, ऐसी भूमि जो लोगों को दे दी गई कि ये तुम्हारी जागीर है, जाओ। राजा प्रसन्न हो गए उस पर और उसने बोला कि जाओ कल से तुम इस पर खेती करना है, तुम्हारी दान में दे दी, जागीर के रूप में दे दी। बदले में तुम राजा की इतनी सेवा करते रहना, तुम राजा की सेना में शामिल हो जाओ तो तुम्हें राजा इतनी जमीन दे देगा, उसे हम कहेंगे जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। और तीसरी जो है सरयुगल या मदद माश भूमि, अनुदान भूमि कहते थे इसे। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मिल्क भी कहा जाता था, मदद माश भी कहा जाता था और सरयुगल भी कहा जाता था। और तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, सीधे याद रख लेना इन तीनों को। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु तो अपनाई जाने वाली पद्धति जिसको राई कहते थे। देखो बुंदेलखंड में एक डांस होता है राई, सब्जी में हम डालते हैं राई, लेकिन मुगल काल में राई शब्द होता था क्या, जमीन नापने की एक पद्धति, जो भू राजस्व की प्रोसेस थी उस पद्धति को राई कहते थे। तो बहुत डिफरेंस है। राई पूछा जाए, मान लो इतिहास में पूछा गया मध्यकाल में, तो हम राई बताएंगे कि मुगल काल में भूमि राजस्व की जो व्यवस्था थी उसे राई कहते थे। मध्य प्रदेश में पूछा गया के पेपर में पूछा है तो हम बोलेंगे कि एक डांस का नाम है, बुंदेलखंड में किया जाता है। और अगर होम साइंस के पेपर में बोल दिया तो हम बोलेंगे सब्जी में टेस्ट बढ़ाने के लिए राई डालते हैं। इंपॉर्टेंट काम है। उपयोग अकबर ने भी किया। 1580 में अकबर ने इसकी जगह दहसाला प्रथा चालू कर दी। तो ये लोगों को पता ही नहीं कि दहसाला किसके स्थान पर लाई गई थी, दहसाला राई पद्धति के स्थान पर लाई गई थी। याद रख लेना, दहसाला पढ़ा दूंगा मैं क्या होता है। चलो कर ही लेते हैं दहसाला। आर्थिक जो व्यवस्था है उसका आधार थी दहशाला, जो टोडरमल की थी, अगले में पढ़ा रहा हूं। अकबर ने शेरशाह की भूमि राजस्व निर्धारण व्यवस्था को लागू किया। इसके अंतर्गत भूमि का मापन और सर्वेक्षण राज्य के हिस्से में किया जाता था और जो लगान है वो 1/3 लिया जाता था। राज्य की भूमि को खालसा भूमि कहते थे। राजा टोडरमल की भूमि को भूमि जो नापने की व्यवस्था थी वही दहसाला पद्धति कहलाई। अब चलो दहसाला समझो। दहसाला क्या होता है भैया, दहशाला मतलब कि दिल दहलाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। क्या है ये, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला व्यवस्था कहा जाता है। याद रखना, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांट दिया। उसने ये कहा, आइडिया इतना सा था सिंपल सा कि भैया हम सारी जमीन पर एक जैसा टैक्स क्यों लगाएंगे, कहीं कहीं पर ज्यादा अनाज पैदा होता है वहां ज्यादा टैक्स लगाओ या उससे टैक्स वसूल करो। जहां अनाज पैदा ही नहीं होता है उस भूमि पर टैक्स वसूल करने के लिए क्यों जबरन दिमाग लगाना। इसलिए ये व्यवस्था लाई और इसने भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज मतलब जिसपे नियमित रूप से खेती की जाती है, 1 साल में 2 बार फसल उगती है, उसे पोलज कहेंगे। तो पोलज मतलब 2 बार जिसपे खेती हो। परती, परती मतलब जिसमें साल भर में 1 या 1 आध साल छोड़ छोड़कर जिसपे खेती हो वो परती। जो 3-4 साल में 1 बार खेती हो वो चाचर। और जो खेती योग्य भूमि नहीं है उसे बंजर कहो। 1570-71 में टोडरमल के खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली याद प्रारंभ की थी। 3 नाम बता दिए मैंने, अगर थोड़े से समझदार हो तो तीनों रटना। पहले चलती थी राई पद्धति। क्या चलती थी, राई पद्धति। फिर आई दहसाला पद्धति। दहसाला पद्धति अकबर के जमाने में आई। अकबर के पहले हुमायूं और बाबर दोनों के जमाने में राई चलती थी। फिर दहसाला और फिर दाई अकबर के बाद चलती रही, शाहजहां और जहांगीर में दहसाला ही चली।
और फिर जब औरंगजेब आया तो उसे तो टैक्स जो है वो बढ़ाना था, उसके तो 50% टैक्स वसूल करना था, यहाँ तो 33% था। तो उसने जब टैक्स वसूल करना था तो उसने नस्क प्रणाली चालू की, लोगों की नसें दबा दबा करके खून निकाला उसमें से, तो नस्क प्रणाली आई औरंगजेब के जमाने में। कहानी समझ आ गई होगी आप सब लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो 3-4 बातें जो इंपॉर्टेंट थी मुझे लगी वो मैंने उत्पादन के रूप में लिख ली। नील का उत्पादन मुगल काल में कहां होता था भैया? तो आगरा में होता था, भरतपुर में होता था, राजस्थान का भरतपुर है, और गुजरात के सरखेजा है। तो उत्तर प्रदेश के तो आगरा, राजस्थान के भरतपुर और गुजरात के सरखेजा, ये 3 ऐसे स्थान थे जहां पर नील का उत्पादन होता था। याद रख लेना भैया। अफीम 2 जगह पैदा होती थी, एक होती थी मालवा में जहां हम लोग रहते हैं ना, नीमच वीमच मंदसौर में, और दूसरा जो अभी भी होती है, और बिहार में भी नहीं अफीम उत्पादन होता था। शोरा का उत्पादन कहां होता था भैया? तो ये केवल बिहार में होता था, है ना। और कपड़े का उत्पादन का केंद्र जो है वो याद रखना, कपड़े उत्पादन के लिए ददनी प्रथा को प्रचलन था। और ददनी प्रथा क्या होती है? 1 साल अग्रिम टैक्स दे दो, मतलब उसको पैसा दे दो और कह दो कि तुमसे जो पैदा होगा रुई, उससे तुम ये कपड़ा बनाकर हमें दे देना, उसे कहते थे ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा बाद में परिवर्तित हो गई, उसका कुछ और ही अर्थ निकला। याद रख लेना ददनी प्रथा थी, बस इतना ही याद रखो। आगे मैं अंग्रेजों के जमाने में ददनी प्रथा की डिटेल दे दूंगा। अब पढ़ते इनकी सेना कैसी थी, चलो देख लो भाई। मुगल कालीन सेना 4 भागों में विभक्त थी। कौन कौन से 4 भाग? एक तो पैदल वाले सैनिक, एक घोड़े पर बैठने वाले सैनिक, एक तोप खाना चलाने वाले, और एक हाथी के साथ चलने वाले सैनिक। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर थी। तो अब एक नया शब्द आया, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा चलाई अकबर ने। उसमें मनसबदारी में ही 2 अस्पा 3 अस्पा ऐसा एक व्यवस्था जोड़ दिया अगले वाले राजा ने, शाहजहां ने। और औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदार सबसे ज्यादा थे। ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 3-4 फैक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जहांगीर ने इसमें सवार का पद या 2 अस्पा 3 अस्पा जोड़ा, मैंने गलती से भी शाहजहां बोल दिया था, है ना, ये याद रख लेना। अकबर ने प्रारंभ की थी, कब की थी? 1580 में की थी। इसमें 10 से लेकर 500 तक जो मनसब जिस व्यक्ति को प्राप्त होता था उसे मनसबदार कहते थे। जिसे 500 से 2500 का मनसब प्राप्त होता था उसे उमरा कहते थे, और 2500 से ऊपर का जिसे मनसब प्राप्त होता था उसे अमीर आजम कहते थे। अर्थ समझ लो क्या है। अकबर को विचार आया कि यार मैं एक बहुत बड़ी सेना रखूं और उसके ऊपर पैसा खर्च करूं, तो ये तो पागलपन है। इससे अच्छा एक काम किया जाए, हम मनसबदार बना लेते हैं। मनसबदार बना लेने का मतलब क्या है कि उसने एक व्यक्ति को बोला कि भाई तू मेरा मनसबदार, अब कल से तुझे मैं 500 सैनिकों को पालने के लिए जो खर्चा होता है वो हर महीने तुझे दे दिया करूंगा, और तू 500 लोगों की सेना अपने पास रखना और उनका देख रेख संचालन सब कुछ तू ही करना, और जब मुझे युद्ध लड़ना होगा तो तू ये 500 सैनिक लेकर मेरे पास आ जाना। सिंपल है। तो मनसबदारी प्रथा क्या है? तो जैसे जमींदार होते थे, वो जमीन के मालिक होते थे और उसके बदले में सेना रखते थे, उस जमीन से जो उत्पादन होता था उसके बदले में सेना रखते थे। सामंती व्यवस्था थी उस जमाने में, लेकिन उसने सामंत ना रखते हुए मनसबदार रखे कि तुम तो भैया इतना पैसा महीने का लो और वो तुम्हारा मनसब रहेगा। तो वो जो अमाउंट है, जितनी सेना आपको रखनी है वही आपका मनसब। उनके हिसाब से 3 वेराइटी बनी, मनसबदार, उमरा और अमीर आजम। शायद आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, क्योंकि औरंगजेब के जमाने में सबसे बड़ी सेना रखनी थी तो इसलिए उसने सबसे ज्यादा मनसबदार रखे। क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सर्वाधिक मनसबदार किसके जमाने में थे, तो 79 मनसबदार रखे थे। किसने? 79 मनसबदार हुआ करते थे किसके जमाने में? औरंगजेब के जमाने में। याद रख लेना ये पॉइंट। आगे बढ़ जाते हैं हम। मनसबदारी व्यवस्था का बेस हमने समझ लिया है कि मनसब शब्द का अर्थ होता है दर्जा या ओहदा या स्थान। शब्द मुगल प्रशासन के राजकीय पदानुक्रम में व्यक्ति का स्थान दर्शाता है। मनसबदार जो है वो सैनिक और असैनिक दोनों ही कार्य करते थे। मनसबदारों को वेतन के रूप में नगद तथा जागीरें दी जाती थी। राजा क्या करता था कि भैया इतनी जमीन पर पैदावार तू कर लेना और इतने सैनिक रखना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुझे इतने सैनिक देने, क्योंकि तू अभी इतने रुपए का मनसबदार है या इतने सैनिकों का मनसबदार है। बड़ी क्लियर रहे आपको ये बात। आगे बढ़ते हैं।
आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था समझते हैं। समाज का स्वरूप पहले की तरह था। पहले कैसा था? समाज में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों रहा करते थे। हिंदू समाज तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस रूप में बटा हुआ था। मुस्लिम में देख लेते हैं कैसा बटा हुआ था। देखो, मुस्लिम समाज में भी 2 वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग में कौन होता था? तो उच्च वर्ग में अमीर और जमींदार आते थे। मुख्यतः तुरानी, ईरानी, अफगानी, शेखजादा, कुछ ऐसे लोग जो है जो राजपूत से कन्वर्ट हो गए थे, वो इसमें शामिल होते थे। उनको अत्यधिक वेतन मिलता था। तो देखो ध्यान से, बड़ी आसान से सामाजिक व्यवस्था समझा रहा हूं। पूरा समाज 2 अलग अलग भागों में विभक्त था, आधे हिंदू और आधे मुसलमान। हिंदू तो बांटे हुए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। मुसलमान बटे हुए थे 2 भागों में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में वे मुसलमान आते थे जो ईरान, इराक, अरब, फारस, सबसे उठ उठ कर भारत आ गए। उनको अकबर और बाबर, दिलबर, दिलावर सबने बड़ी बड़ी पोस्ट पर पद बना दिया और वो पैसे वाले हो गए, इसलिए वो उच्च मुसलमान कहलाए। जो भारतीय लोग थे जिन्हें मार मार कर, कूट कूट कर, बड़ी मुश्किल से तोड़ तोड़ करके हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, वे सब गरीब रह गए क्योंकि उनकी सबकी संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ छीन लिया। तो वो लोग कहलाए निम्न मुसलमान, और जो दूसरे कहलाए आए थे बाहर से, वो सब कहलाए उच्च मुसलमान। समझ आ गई होगी। तो यही सामाजिक विवरण है इनका, इतना ही याद रखना। धार्मिक नीति देख लेते हैं। देखो, मुगल सम्राट इस्लाम धर्म में विश्वास रखते थे। सल्तनत काल में, इससे पहले, मुगल काल के पहले सल्तनत काल चलता था, तो शासकों की भांति ही इन्होंने भी इस्लामिक कानूनों के आधार पर शासन किया। अकबर प्रथम सम्राट था जिसने दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। सहिष्णुता मतलब क्या? कि चलो अपना ठीक है, दूसरे को से लेना देना नहीं, ऐसा मतलब सहिष्णुता रखी। बाकी सब ने तो बदलो, इनको हिंदू से मुसलमान बनाओ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलो। उसने दार्शनिक वाद विवाद में रुचि थी और इस प्रकार उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना अर्थात उपासना गृह, जहां हर धर्म का व्यक्ति आकर के उपासना कर सकता था। उसने इबादत खाने का द्वार जो है वो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सबके लिए खोल दिए। ये अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कब खोले, साल नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आगे बढ़ो। विभिन्न धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अकबर ने दीन इलाही नाम का एक पंथ चलाया। धर्म नहीं चलाया, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, धर्म नहीं चलाया उसने, पंथ चलाया। पंथ का प्रतिपादन किया। इसका कोई निश्चित धार्मिक विज्ञान या दर्शन तो नहीं था, लेकिन दीन इलाही धर्म के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य सुलह एक कुल। सुलह एक कुल का मतलब होता है सब धर्मों के बीच सद्भाव। क्या है? सार्वभौमिक सद्भाव को स्थापित करना था। ये याद रख लेना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। सुलह एक कुल की नीति को किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। क्यों अपनाया था? सब धर्म के लोग आपस में लड़ना बंद कर दे, इस विचार को अपनाते हुए सुलह एक कुल की नीति अपनाई गई। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी किए और कुरान के आधार पर इस्लामिक कानून को पुनः लागू कर दिया। उसने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया, कई मंदिर तोड़े और उनको मस्जिदों में बदल दिया। और यही आज के जमाने में हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, कृष्ण मंदिर को तोड़कर कुछ और बनाया, किसी और मंदिर को तोड़कर कुछ और बनाया। और ये हर चीज आज की तारीख में समाज में वैमनस्य को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि अकबर के जमाने के बाद में सारे राजाओं ने इसी नीति को फॉलो किया कि हिंदू को मुसलमान या हिंदू स्थानों को मुस्लिम स्थान में कन्वर्ट करना है, और सर्वाधिक औरंगजेब ने किया। आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो पहले आज की तारीख में न्याय व्यवस्था कैसी है ये समझ लो। देखो, आज की तारीख में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे जिला कोर्ट होता है, और सत्र न्यायालय होते हैं, और फिर अब तो ग्राम न्यायालय भी होते हैं। तो ये व्यवस्था आज की तारीख में है। अब सोचो मुगल काल में, ये आज है ना? तो मुगल काल में कैसी थी? तो मुगल काल की जो व्यवस्था थी वो भी आप देख लो।
सबसे नीचे ग्राम में तो ग्राम पंचायत होती थी जो अपने यहाँ पर सब चैप्टर अपने खुद के निपटा लेती थी। लेकिन उससे ऊपर दो प्रकार के न्यायालय होते थे, एक होता था काजी का न्यायालय और एक होता था सद्र का न्यायालय। तो काजी और सद्र के न्यायालय होते थे। फिर उससे ऊपर काजी और सद्र जो है ये काजी ही बदल जाते थे, ये दोनों बड़े बड़े काजी बन जाते थे, मतलब हायर लेवल के काजी। तो उसे कहते थे सद्र उस सुदूर, क्या कहते थे, सद्र उस सुदूर, ये बन जाते थे। और इसके भी ऊपर होता था सम्राट का न्यायालय, ये मूलतः उस समय जमाने में व्यवस्था थी। अब ये बात समझ लो, मुगल काल ना तो लिखित कानून था और ना ही नियमित न्यायालय, कोई ऐसा फिक्स न्यायालय नहीं था। सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अकबर और जहांगीर इन दो राजाओं ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई इस काम में, इसलिए का संपादन करते हुए व्यक्तिगत रुचि ली। जहांगीर ने तो फरियाद सुनने के लिए सोने की जंजीर अर्थात न्याय की जंजीर और न्याय का झरोका बनाया था। औरंगजेब के समय में भी कानूनों का एक संग्रह निकाला गया जिसको हम फतवा-ए आलमगीरी कहते हैं, जो पूरी तरह किस पर आधारित थी, कुरान पर आधारित थी। तो फतवा-ए आलमगीरी नाम से एक किताब इसने छापी जो उस जमाने में कानून बन गई, और आज भी मुस्लिम कट्टर लोग इसी को मानते हैं। खैर वो होशियार जो हैं वो अपने हिसाब से इसकी आधी अधूरी व्याख्या करके आधी चीजें मानते हैं, आधी चीजें नहीं मानते हैं। जैसे 4 शादी करनी है वो मानेंगे, लेकिन इसी में है कि भैया कोई व्यक्ति मुस्लिम महिला का या किसी महिला का अपमान नहीं करेगा, उस बात को नहीं मानेंगे वो। आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर्स में हमें यह याद रखना है कि न्याय व्यवस्था की देखरेख के लिए राज्य की ओर से काजी उल कुजात, क्या बन गया, काजी उल कुजात को नियुक्त किया जाता था। राज्य के सभी काजी और मुफ्ती ये उसी के निर्देशन में कार्य करते थे। मतलब 2 पोस्ट हो गई, मैंने यहाँ गलती से काजी और सद्र बोल दिया था, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये काजी और मुफ्ती होते थे यहाँ, है ना। काजी और मुफ्ती 2 अलग अलग न्यायालय होते थे। और ये काजी उल कुजात मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा काजी और उसके निर्देशन में काजी भी और मुफ्ती भी, ये छोटे छोटे काजी अलग अलग एरिया में अपने अपने न्यायालय में न्याय करते थे। ये पॉइंट याद रख लेना। तो ये काजी उल कुजात वाला जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा। काजी जो है वो क्या करते थे, नागरिकों और सैनिकों के मुकदमों का निपटारा करते थे। और मुफ्ती क्या करते थे, ये मुख्य कार्य इस्लामिक कानूनों की व्याख्या करने का काम करते थे। 2 वैरायटी के बेसिक काम थे, हमने समझ लिया। अब देखो मुगल काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है जहां से प्रश्न आने की संभावना है वो मैंने आपको कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसे आप अपने दिमाग में सेट रखो। आप सब लोगों की एक समस्या थी कि सर हम ल्यूसेंट पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं ल्यूसेंट वो हमें थोड़ा अलग लगती है हमारी ल्यूसेंट से, तो हमें इस चीज के नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। तो ये समस्या कल मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। कल 20 तारीख को आपकी इस समस्या को, नोट्स बनाने की समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी तक जितना भी ल्यूसेंट मैंने पढ़ाया है वो सब आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे होंगे इसका कल आपको विशेष रूप से निष्पादन या कैसे आप तक पहुंचेंगे इसे बताया जाएगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ चलता हूं। अलविदा, थैंक यू।